हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री डेस्टिनेशन में। आज हम बात करने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है। ठीक है ना। तो रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन हो, उस ऑर्गेनिक रिएक्शन को कंप्लीट होने में जितने भी स्टेप्स यूज़ होते हैं या जितने भी स्टेप्स होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। या फिर हम कह सकते हैं कि उन्हीं का जो स्टडी करते हैं वो हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंतर्गत। ठीक है। या फिर हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन हो, उसमें पुराने बंधों के टूटने से नए बंधों के बनने तक का जो भी प्रोसेस होता है उसको हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के अंतर्गत जो स्टडी करते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि द डिटेल स्टडी of various steps of any chemical reaction is called reaction mechanism। ठीक है ना। जिस समय रिएक्शन मैकेनिज्म का प्रोसेस होता है, ठीक है ना, तो हम बात करेंगे कि ड्यूरिंग द प्रोसेस following steps will be takes place। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है कि द डिटेल स्टडी ऑफ वेरियस स्टेप ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना। तो कोई भी एनी केमिकल रिएक्शन, मतलब यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि किसी भी रिएक्शन की अगर हम उसमें जो वेरियस स्टेप्स हैं उनकी डिटेल स्टडी करेंगे तो वही हमारी किसके अंतर्गत आती है, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो जिस समय हम लोग उसकी डिटेल स्टडी करते हैं तो उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना, ड्यूरिंग द प्रोसेस फॉलोइंग स्टेप्स विल बी टेक्स प्लेस, वो प्रोसेस हम आपको बताएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के रूप में एक रिएक्शन को हम लोग ले लेते हैं। जैसे हम बात करें SN1 रिएक्शन, तो RCl हमने यहाँ पे किसी न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन कराया, ठीक है ना, हम SN1 एग्जाम्पल में ले रहे हैं, तो ये बन जाएगा RNU और प्लस Cl माइनस। ठीक है ना। अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म का क्या प्रोसेस है कि RCl पहले ब्रेक हो जाएगा R प्लस में और Cl माइनस में, और स्टेप सेकंड में क्या होगा कि जो R प्लस है वो रिएक्शन करेगा न्यूक्लियोफाइल से और बन जाएगा RNU। तो यहाँ पे हम लोग अभी दो टाइप के डेफिनेशंस पढ़े रिएक्शन मैकेनिज्म के। तो इस तरह से भी डिफाइन किया था कि किसी भी रिएक्शन में पुराने बंधों, मतलब जो ओल्ड बॉन्ड है, उनके टूटने से नए बंधों के बनने तक का जो प्रोसेस होता है। तो देखिए ये आपका जो है रिएक्शन जो स्टार्टिंग है उसमें जो बॉन्ड बना हुआ है ओल्ड बॉन्ड कह सकते हैं इसको। ठीक है ना। तो ये ओल्ड बॉन्ड है और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू बॉन्ड है। ठीक है ना। ये कैसा बॉन्ड है, ओल्ड बॉन्ड, और ये न्यू बॉन्ड। तो ओल्ड बॉन्ड से न्यू बॉन्ड तक का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। या फिर इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन हो, उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में जितने भी प्रोसेस होते हैं उनको हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, मैकेनिज्म, या फिर कह सकते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जिस समय प्रोसेस होता है, जिस समय रिएक्शन होती है, उसमें जो है कौन कौन से प्रोसेस वर्क करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला इसमें प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। तो जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो सबसे पहला ये प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, मतलब इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक एटम से दूसरे एटम की ओर विस्थापित हो जाते हैं या डिस्प्लेस हो जाते हैं। जैसे हम बात करें ये आपका RCl है, तो RCl में R क्या है, एल्किल ग्रुप है। R क्या है, एल्किल ग्रुप, और जो एल्किल ग्रुप है वहाँ पे क्या होगा, कार्बन। तो कुल मिला के जो बॉन्ड बना हुआ है वो कार्बन और क्लोरीन के बीच में बना हुआ है। तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में अगर हम बॉन्ड की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मान लिया ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी, क्लोरीन की। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वही इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा कि जो Cl है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो
तो अट्रैक्ट करेगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होगा लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। फिर दूसरा प्रोसेस है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो देखिए बॉन्ड ब्रेक हो गया, है ना, R और Cl के बीच का बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो सेकेंड स्टेप क्या है, बॉन्ड क्लीवेज। सेकंड क्या है, बॉन्ड क्लीवेज। जैसे ही बॉन्ड क्लीवेज होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद आपको कुछ इंटरमीडिएट मिलेंगे, जैसे यहाँ पे जो आपका इंटरमीडिएट है वो क्या है, कार्बोकैटायन। इसी तरह आपको अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग इंटरमीडिएट्स मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या मिला आपको, कार्बोकैटायन। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि आफ्टर बॉन्ड क्लीवेज, मतलब बॉन्ड क्लीवेज के बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, ठीक है ना। बॉन्ड क्लीवेज के बाद क्या होगा, इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन होगा। और जैसे ही इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा उसके बाद क्या होंगे, आपके जो है यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट होंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ कार्बोकैटायन बना, और भी इंटरमीडिएट होते हैं, कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, है ना, कार्बिन, नाइट्रीन, फ्री रेडिकल, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। और नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स। और जैसे ही टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स, मतलब ये अलग अलग टाइप के इंटरमीडिएट्स होंगे, तो उस समय हमारी रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होगी वो भी अलग अलग हो जाएगी, मतलब डिफरेंट हो जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर सकते हैं, फिर हो जाएगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है ना। मतलब क्या होगा, हाँ, रिएक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब जैसे अलग अलग इंटरमीडिएट हमें मिलेंगे तो उनकी जो मैकेनिज्म का प्रोसेस है वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो आप रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में समझ गए होंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है, ठीक है ना। रिएक्शन मैकेनिज्म में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, अभी इन प्रोसेस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है इसके बारे में आप समझ गए कि रिएक्शन मैकेनिज्म में कि किसी भी रिएक्शन के जो वेरियस स्टेप्स होते हैं उनकी जो डिटेल स्टडी होती है उसी को हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। जिस समय रिएक्शन मैकेनिज्म होती है उसमें क्या होता है, जो उसके प्रोसेसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो जाता है बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज के बाद फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, फिर टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, और फिर इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है ना। इन्हीं के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे ही रिएक्शन मैकेनिज्म का टॉपिक कंप्लीट होगा हम लोग किसी भी रिएक्शन को ले करके उसकी मैकेनिज्म को आसानी से जो है कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो हम लोग नेम रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे किसी भी रिएक्शन को ले करके उसकी मैकेनिज्म को हम लोग इसी प्रोसेस से जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, ये आप अभी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन, एक एटम से दूसरे एटम की ओर इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये दो टाइप का होता है। एक को हम लोग कहते हैं परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट और दूसरा होता है टेम्पोरेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है ये दो टाइप का होता है, परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट और टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है वो केवल रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट केवल रिएजेंट की प्रेजेंस में हो तो उसको हम लोग कहते हैं टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। और जब इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन रिएजेंट की प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों ही पोजीशन में हो तो उसको हम लोग कहते हैं परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो जो टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ लिखेंगे ओनली ऑब्जर्व
इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, ये केवल रिएजेंट की प्रेजेंस में ऑब्जर्व होता है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें परमानेंट, तो परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो है ये ऑब्जर्व इन बोथ कंडीशन, है ना, ऑब्जर्व इन बोथ कंडीशन, दैट इज present as well as absent of reagent, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट दो प्रकार का होता है, परमानेंट और टेम्पररी। परमानेंट में क्या होता है कि ये कब ऑब्जर्व होता है, जब जो रिएजेंट प्रेजेंस हो या फिर एब्सेंस हो, दोनों कंडीशन में ऑब्जर्व होता है। और इसकी बात करें तो ये केवल रिएजेंट की प्रेजेंस में ऑब्जर्व होता है। अब हम बात करेंगे कि जो परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है उसके क्या एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है ना। और जो टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है उसके क्या एग्जांपल्स होते हैं, उसको किस तरह से जो है हम लोग और डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, तो इसका एग्जाम्पल होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। और अगर हम बात करें परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, तो इसके एग्जांपल्स में जैसे हम कह सकते हैं रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, और इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो जो परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है उसमें आता है रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। और अगर हम बात करें टेम्पोरेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है ना। तो इनके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। जितने भी रिएक्शंस होते हैं, जितने भी बॉन्ड रिएक्शंस में बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, वो सब इन्हीं के बेसिस पर होती है, ठीक है ना। किसकी स्टेबिलिटी कम है, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है ना। कौन सा रिएक्टेंट, कौन सा जो इंटरमीडिएट है वो स्टेबल है, कौन सा इंटरमीडिएट लेस स्टेबल है, ठीक है ना। तो उन्हीं के बेसिस पर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस को भी जो डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे जो है इनके बारे में डिटेल में। तो अभी इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, केवल इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात करेंगे, बाकी इन पर हम लोग क्या करेंगे जो है इनके बारे में हम सेपरेट वीडियो को जो है बनाएंगे, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तो जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, तो ये तो आप समझ गए होंगे कि ये जो है कैसा है, टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होता है वो केवल रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है। तो जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये दो टाइप का होता है, ठीक है ना। एक को हम लोग कहते हैं प्लस ई और एक को हम लोग कहते हैं माइनस ई, ठीक है ना। जैसे अगर हम इनकी बात करें कि रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, ये सब भी जो है प्लस और माइनस दो टाइप्स के होते हैं। जैसे रेजोनेंस प्लस माइनस आर, हाइपर कंजुगेशन प्लस माइनस एच, और इंडक्टिव इफेक्ट जो है प्लस माइनस आई, ठीक है। तो इसी तरह से ये भी आपका प्लस ई और माइनस ई। अब प्लस ई का और माइनस ई का क्या मतलब होता है, तो प्लस ई का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है जब वो रिएजेंट की ओर होता है, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है जब वो रिएजेंट की ओर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्लस ई, और जब रिएजेंट से दूर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं माइनस ई। तो हम ये कह सकते हैं व्हेन द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स द रिएजेंट, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लस ई। और जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द रिएजेंट होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, माइनस ई। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स द रिएजेंट। और अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इसको कंप्लीट लिख लेना आप, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द रिएजेंट,
ठीक है ना। तो इनके एग्जांपल्स भी हम लोग देख लेते। प्लस ई के एग्जांपल के बारे में बात करें, प्लस ई तो जैसे मान लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। इस पर हमने क्या किया, H+ का रिएक्शन कराया। तो H+ के रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस साइड में होगा। क्यों होगा, ठीक है ना, उसको आप तभी डिफाइन कर पाएंगे या जो है कभी समझ पाएंगे जब हम लोग सारे फैक्टर्स पढ़ लेंगे, जैसे रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन वगैरह, तभी इसको हम लोग वहाँ पे जो है डिफाइन करेंगे। अभी आपको केवल ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हम लोग केवल प्लस ई के बारे में समझना है कि प्लस ई क्या होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इधर होगा तो यही H+ इसका अटैक हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH और CH3 यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये प्लस ई का एग्जांपल है। इसमें जो हमारा रिएजेंट है वो जिधर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं उसी जगह पे अटैक कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस कार्बन की ओर डिस्प्लेस हो रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं, और वहीं पे इसका अटैक हो रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, प्लस ई का। और अगर हम बात करें माइनस ई, तो माइनस ई में जैसे ले सकते हैं CH3 COO और CH3 या H लिख सकते हैं, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लेकर के, अब देखिए कार्बन और ऑक्सीजन में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की कार्बन से ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन की कार्बन से ज़्यादा है तो पार्शियल निगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, ये सब आप पढ़ चुके हैं पहले। तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आएगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे होगा और इलेक्ट्रॉन इधर डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है कि जो हमारा रिएजेंट है वो जिधर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं, जिस साइड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वहाँ पे अटैक कर रहा है, और यहाँ पे देखो जो रिएजेंट है वो जो अटैक कर रहा है उससे दूर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है। तो आप डेफिनेशन भी इससे समझ गए होंगे कि प्लस ई का मतलब क्या है, जब इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो रिएजेंट की ओर होगा तो उसको हम लोग प्लस ई कहेंगे, और जब रिएजेंट से दूर होगा इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट तो उसको हम लोग माइनस ई कहेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में जो है। अब हम लोग जो परमानेंट इफेक्ट है उसके लिए जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।